नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को क्या सख्त पैगाम और वार्निंग दी है। इस वार्निंग पर वज़ीर आज़म इमरान खान का क्या जवाबी रद्द अमल है। ईरानी मिसाइलों का रुख क्यों UAE की जानिब है और तुर्की ने अरब इसराइल डील के बाद क्या हैरानकुन फैसला किया है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को क्या सख्त पैगाम और वार्निंग दी है और तुर्की ने क्या हैरानकुन फैसला किया है। लेकिन इससे पहले आपको इस पूरे मामले से जुड़ी इंतहाई अहम तफसीलात से आगाह करते हैं ताकि आपको ये पूरा मामला आसानी से समझ आ सके। तो आपको बताएं कि 6 बहरी जहाज़ों का एक बेड़ा इंटरनेशनल वाटर्स यानी आलमी पानियों के रूट पर रवाना होता है और इनमें 633 अफराद सवार होते हैं। दूसरी जानिब इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अपने शफाक मगर बेहतरीन जो खुफिया एजेंट्स हैं उनकी मीटिंग करती है और एक खौफनाक मंसूबा बनाया जाता है और हर एजेंट को इस मंसूबे के मुतल्लिक उसकी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। और ये मंसूबा ये होता है कि ये जो 6 बहरी जहाज़ हैं इनमें से 3 बहरी जहाज़ों को खुफिया तरीके से तबाह करना या इनमें ऐसी खराबी पैदा करना ताकि ये जहाज समंदर में ही रुक जाएं या मुमकिना तौर पर इस खराबी के बायस समंदर में डूब जाएं। उसके बाद ऑपरेशन के पहले मरहले में इसराइली एजेंट्स 3 बहरी जहाज़ों में तकनीकी खराबी पैदा कर देते हैं और इनमें से 2 जहाज समंदर में ही रुकने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसके बाद 3 बहरी जहाज़ जो हैं वो सिर्फ आगे बढ़ने के काबिल होते हैं और ये 3 बहरी जहाज़ अपना सफ़र जारी रखते हैं। लेकिन इन 3 बहरी जहाज़ों को रोकने के लिए भी इसराइली एजेंट्स अपने ऑपरेशन का दूसरा मरहला शुरू करते हैं और वो दूसरा मरहला ये होता है कि ये जो इसराइली एजेंट्स और फौजी हैं ये जदीद तरीन फौजी स्पीड बोट्स के ज़रिए इन जहाज़ों के करीब पहुंचते हैं और इन्हें कवर देने के लिए यानी इनकी हिफाजत के लिए इसराइली हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद होते हैं। और जब ये स्पीड बोट्स इन बहरी जहाज़ों के करीब पहुंचती हैं और हेलीकॉप्टर इन बहरी जहाज़ों के ऊपर पहुंच जाते हैं और इन बहरी जहाज़ों के ऊपर प्रवास करते हैं तो इन स्पीड बोट्स से कुछ फौजी कश्तियों से निकलकर जो बहरी जहाज़ हैं उन पर सवार हो जाते हैं और इसी तरह जो इसराइली हेलीकॉप्टर्स हैं वो वहाँ से भी कुछ इसराइली फ़ौजी जो हैं वो गोरिल्ला एक्शन करते हुए उन बहरी जहाज़ों पर उतरते हैं और उन बहरी जहाज़ों पर इसराइली फ़ौजी जो हैं उतरने के बाद वहाँ मौजूद लोगों पर फायरिंग कर देते हैं, जिससे 9 अफराद हलाक और कई ज़ख्मी हो जाते हैं। अब यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती बल्कि यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। ये जो ऑपरेशन था इसको फ्रीडम फ्लोटिला इंसिडेंट कहा जाता है और इसराइली फ़ौजी जिन बहरी जहाज़ों को इस इंसिडेंट के दौरान निशाना बनाते हैं वो मुहासरे और नाकाबंदी में भूखे प्यासे जो फ़लस्तीनी हैं उनके लिए इमदादी अशिया लेकर जा रहे होते हैं। और ये जो पूरा इमदादी मिशन था इन बहरी जहाज़ों का ये तुर्की की तंजीमों ने अरेंज किया था। तुर्की की तंजीमों ने ये पूरा प्लान बनाया था कि फ़लस्तीनियों की मदद की जाए। लेकिन ये जो ऑपरेशन किया इसराइली एजेंटों ने और इसराइली फ़ौजियों ने उसके बाद तुर्की और इसराइल के दरमियान एक जंग जैसी कशीदगी पैदा हो गई और तुर्क सदर ने इसराइल को रियासती सतह पर सरकारी सतह पर एक ऐसा दहशतगर्द मुल्क करार दिया जो मासूम बच्चों को कत्ल करता है। और ये जो 2010 में ये फ्रीडम फ्लोटिला वाला इंसिडेंट था उसके बाद तुर्की ने इसराइल पर इतना दबाव बढ़ाया कि इसराइली वज़ीर आज़म को तुर्क सदर को फ़ोन करके उनसे माफ़ी मांगना पड़ी। अब ज़रा आते हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को किस किस्म की इंतहाई सख्त वार्निंग दी है और इंतहाई सख्त पैगाम दिया है। तो आपको बताएं कि एक सऊदी मुबस्सिर
जो कि बहुत सऊदी हुकूमत के करीब समझे जाते हैं, जो कि अपने बयानात से असल में सऊदी हुकूमत की पॉलिसी बयान करते हैं। उन्होंने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान के लिए पार्टी ओवर हो गई है, यानी पार्टी ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अशराफिया यानी पाकिस्तान के जो हुक्मरान तबके हैं, उनकी ये बुरी आदत रही है कि वो सऊदी अरब की माली इमदाद को अपना हक समझने लगे हैं और ये नहीं समझते कि सऊदी अरब ने कैसे कई अशरों से पाकिस्तान को कितनी ज़्यादा माली और माशी इमदाद दी है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब पाकिस्तान को सऊदी अरब से माशी इमदाद लेने, या आसान अल्फाज में ये कह लें कि सऊदी अरब की जो माली मेहरबानियाँ हैं और जो माशी मेहरबानियाँ हैं उसके बदले कुछ देना होगा, क्योंकि पार्टी इज़ ओवर, यानी पाकिस्तान के लिए पार्टी ख़त्म हो चुकी है। और इसको आसान अल्फाज में ये भी कहा जा सकता है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ये पैगाम पहुँचाया है कि पाकिस्तान सऊदी अरब से कश्मीर के मुतल्लिक या किसी भी और मामले के मुतल्लिक कोई मुतालबा वगैरह जो है वो ना करे। अब इस पूरे मामले पर इमरान खान और हुकूमत पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल है वो भी आपको थोड़ा सा आगे चलकर बताते हैं, लेकिन पहले आपको ये जो मुबस्सिर ने बात की सऊदी मेहरबानियों की, तो इसके मुतल्लिक मुख्तसरन कुछ अहम आदाद शुमार और कुछ हकायक जो हैं वो आपके सामने रखते हैं। तो आपको बताएं कि एक तो ईरान और इराक जंग के दौरान 20,000 पाकिस्तानी फ़ौजी सऊदी अरब में रहे और उनका मकसद ये था वहाँ तैनाती का कि ये ना हो कि कोई मुल्क सऊदी अरब पर हमला कर दे और सऊदी अरब की सलामती को ख़तरा हो। इसी तरह 70 की दिहाई से पाकिस्तानी फ़ौजी सऊदी अरब की सलामती का दिफा करते रहे हैं। अरब इसराइल जंगें जिनसे पाकिस्तान का बराह रास्त कभी भी कुछ लेना देना नहीं रहा, उनमें पाकिस्तानी पायलट्स अरब इत्तेहाद के तैयारे उड़ाते रहे और जदीद इसराइली जहाज़ों को गिराते भी रहे। इसी तरह 2018 में जब सऊदी अरब पर बैरूनी हमले हुए और अंदरूनी तौर पर भी दहशतगर्दी का बहुत ही ज़्यादा सामना था जब सऊदी अरब को, और दहशतगर्दी जब सऊदी अरब के काबू से बाहर हो रही थी, तो पाकिस्तान ने इजाफी दस्ते जो हैं उस वक्त सऊदी अरब भेजे थे। सऊदी अरब की जो फ़ौज है उसको ट्रेनिंग भी पाक फ़ौज करवाती रही है और अब भी पाक फ़ौज सऊदी अफवाज को ट्रेनिंग करवा रही है। तो इस सूरत हाल में ये कहना कि सऊदी अरब का पाकिस्तान पर कोई एकतरफा एहसान है, ये शायद कोई इतनी मुनासिब बात नहीं लगती। बहरहाल आपको बताते हैं कि सऊदी अरब के पाकिस्तान से बुनियादी तौर पर क्या 3 मुतालबात हैं। तो हमारे सफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने जो उसकी तवक्को है या जो उसका पहला मुतालबा है वो ये है कि पाकिस्तान ईरान के बारे में कोई मतवाज़न पॉलिसी ना रखे, चीन के साथ ताल्लुकात में ख़ास तौर पर सी पैक के हवाले से पाकिस्तान एक हद से आगे ना जाए। सऊदी अरब और कतर के दरमियान जो एक संगीन तनाज़ा खड़ा हुआ था उसमें भी जो पाकिस्तान की मतवाज़न पॉलिसी है वो सऊदी अरब के लिए कोई ज़्यादा काबिल कबूल नहीं। इसके साथ साथ सऊदी अरब की पाकिस्तान से ये तवक्को भी है या ये मुतालबा भी है कि पाकिस्तान तुर्की के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके उनको भी एक महदूद दायरे में बंद करे और तुर्की के साथ मिलकर किसी आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस का तसव्वुर तक न किया जाए, और कश्मीर के मामले पर भी OIC और सऊदी अरब से कोई इस किस्म का मुतालबा ना किया जाए कि अरब खित्ता इस पर कोई बहुत ही ज़्यादा दो टोक किस्म का मौक़िफ़ अपनाए। अब इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनकी हुकूमत और अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ ये है कि कश्मीर के मामले पर तो किसी किस्म का समझौता नहीं हो सकता, और आर्मी चीफ जनरल बाजवा की जो सऊदी क़यादत से मुलाकातें हैं उनमें भी मरकज़ी नुक्ता जो है वो यही होगा कि अरब खित्ता कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक अपना किरदार अदा करे। इसके अलावा ज़राए का ये भी बताना है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की जो माशी इमदाद है वो बहाल करने का भी के मुतल्लिक भी एक मस्बत अंदिया दिया है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि सऊदी अरब की जो पाकिस्तान से तवक्कुआत हैं, पाकिस्तान उन तवक्कुआत में से कितनी तवक्कुआत को या कितने मुतालबात को पूरा करता है। दूसरी जानिब ईरान की जो सरकारी पॉलिसी बयान करने वाला अखबार है उसने तो यहाँ तक कह दिया है कि ईरानी मिसाइल 7 से 8 मिनट में UAE के तमाम अहदाफ को तबाह कर सकते हैं, और ईरान के जो पासदारान इनकलाब हैं उन्होंने भी सरकारी तौर पर
यूएई और इसराइल की जो डील है उसके मुतल्लिक ये कहा है कि इस डील के खौफनाक नताइज निकल सकते हैं। लेकिन कुछ हलकों का ये भी कहना है कि इस मामले पर ईरान के अपने मखसूस मफादात भी हैं। तो ये जो यूएई और इसराइल की डील है इस पर भी अरब दुनिया की जो नज़रें हैं इस वक्त पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर ही हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।